हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना बताया था। आज हम इसी के आगे आप लोगों को किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना बताऊँगा। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना और ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना और पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, जिससे आप लोगों को यह निगमन एकदम बेहतर तरीके के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते, अपने निगमन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड करना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। तो यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव हम देखिए आपके सामने बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव के दो सिरे होते हैं, पहला मान लीजिए ए सिरा है और दूसरा बी सिरा है। ए सिरे पर मान लिया माइनस क्यू आवेश है और बी सिरे पर मान लिया प्लस का क्यू आवेश स्थित है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश क्या है, स्थित है। और ये भी हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो माइनस से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। और वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, आपकी 12 मीटर की बीच की दूरी होती है। यदि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हम O मान लें, क्या मान लें, O मान लें, तो ये जो दूरी हो जाएगी हाफ यानी L मीटर और L मीटर की हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लेना है। हम बोलेंगे कि मानव वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर मान लिया एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, ये दूरी बिंदु P से O तक की कितनी दूरी है, आपकी स्मॉल r मीटर की दूरी है। ये चीज आप याद रखना कि ये स्मॉल r मीटर की दूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण आपको अलग अलग पहले तीव्रता फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, आपकी मान लिया हमारी E1 है। कितनी है, E1, यहाँ पर इसको नाम दे दिया E1। और जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, आपकी E2 है, हमने नाम दे दिया इसको E2। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा जो होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी और इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। तो इसकी दिशा ऐसे रहेगी, उसकी दिशा इस तरफ की ओर रहेगी। आई बात समझ में। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माइनस क्यू आवेश के कारण, और ये होगी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर किसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने आपको बताया कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, आपकी E1। तो E1 इक्वल टू, अब हमने तीव्रता E इक्वल टू पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में लिख रखा है तो यहाँ पर K लिख देंगे। ठीक है, फिर होता है Q अपन R स्क्वायर। तो आवेश हमारा Q है, लेकिन यहाँ पर R जो दूरी होती है वो आवेश से उस बिंदु P पर जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहती है वहाँ तक की दूरी होती है। तो क्या ये दूरी हमें पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दूरी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा जो है ये एक लंबार्धक रेखा है ना, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये एक लंबार्धक रेखा R मीटर की दूरी पर खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, PO और B, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और POA भी एक त्रिभुज बन रहा है, और ये दोनों आपके क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं। आप लोग जानते हो, यहाँ पर लिख लेना कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, POB। POB में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें ये कर्ण फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। मान लीजिए कि ये कोण हमारा कितना है थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये दूरी फाइंड करनी है कर्ण स्क्वायर की, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब कितना है हमारा आर, तो यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस आधार की बात करें तो आधार हमारा ये कितना है एल मीटर की दूरी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 2l, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकालेंगे अर्थात पीबी की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, अर्थात ये स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो जो पीबी की दूरी आई वो कितनी आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गई। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज लगाओगे POA समकोण त्रिभुज में, तो ये दूरी भी एल है और ये दूरी भी वही है आर ही है, तो यहाँ से भी कर्ण आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यानी ये दूरी भी हमको कितनी पता चल जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्यों अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर यानी ये जो दूरी है वो हमारी कितनी है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसका क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए। अब ये आपका E1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये कितना हो जाएगा क्यों अपॉन, जब अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, अंडर रूट आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकाल ली। आप किसके कारण निकालोगे माइनस क्यों आवेश के कारण, यहाँ पर लिखोगे माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण किस बिंदु पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपने माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है E2 इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश कितना है हमारा क्यों और बटे दूरी, अगर दूरी देखें तो कितनी आई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि दूरी का स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब जब आप स्क्वायर यहाँ पर कर दोगे तो E2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा क्यों अपन अंडर रूट का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यानी आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से जब हमने तीव्रता E1 और E2 को फाइंड किया तो आप देख सकते हो कि जो दोनों तीव्रताएं आई हैं उनके जो परिमाण यानी जो मान आई है वैल्यू आई है वो आपस में क्या है सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है आप देख सकते हो। लेकिन अगर इनके दिशाओं की बात करें तो E1 की दिशा और E2 की दिशा एक दूसरे के क्या है विपरीत है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि E1 और E2 तीव्रताओं के जो परिमाण हैं वो आपस में समान हैं और इनकी दिशाएं क्या हैं विपरीत हैं, इस कारण क्या कर देंगे हम E1 और E2 को लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लंबवत और समांतर घटकों में किस प्रकार वियोजित करेंगे जरा ध्यान से समझना है। इसको यहाँ पर हम रफ किए देते हैं और यहाँ पर इसको हम लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ये दुद्रु है इसके समांतर रेखा यहाँ पर खींचेंगे हम, ठीक है, और इस दुद्रु की एक लंबवत रेखा यहाँ पर खींचेंगे। आई बात समझ में। अब इस पार्ट को हम उठा के थोड़ा अलग रखते हैं जिससे आप लोगों को समझाने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो इस पार्ट को उठा के हम जरा यहाँ बगल बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने क्या किया एक लंबवत पार्ट खींचा और यहाँ पर ये बिंदु P हो गया और दुद्रु के समांतर एक पार्ट खींचा। अब ये E1 थी, हमने E1 को खींच लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारी E2 की दिशा थी, हमने E2 खींच लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको हमने बताया कि लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करना है। तो अगर देखिए तो हमारा लंबवत घटक कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और E2 के लिए लंबवत घटक ये हो जाएगा और समांतर घटक दोनों के लिए ये वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इतना करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लंबवत और समांतर घटक ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसको कुछ नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे जरा ध्यान समझिए। ये हमारा बिंदु P है, ये E1 है, लेकिन यहाँ पर हमने बिंदु नाम दे दिया X और इसको नाम दे दिया Y और इसको नाम दे दीजिए आप Z। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो E1 के लिए लंबवत घटक है यानी ऊर्ध्वाधर घटक, तो हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालते हैं तो कौन सा एंगल लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपने अभी बताया कि ये कोण हमारा थीटा है, तो हमारा ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, तो ये बीच में क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो जब तिर्यक रेखा हो जाएगी तो ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि इस कोण को हमने थीटा माना है। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर भी आप थीटा लिख दीजिए
अब अगर देखिए तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब, और हमें इस लंब घटक को ही फाइंड करना है। और जब ये थीटा हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक यानी लंबवत घटक निकालना है। तो लंबवत घटक एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो गया, एक्स वाई, और बटे अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा कितना है, E1 है। तो यहाँ से लंबवत घटक निकालेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा E1 साइन थीटा। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर पहला ऊर्ध्वाधर घटक यानी लंबवत घटक हमें क्या हुआ, प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज में क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब की बात करें तो कितना हो जाएगा, YZ हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू YZ अपान कर्ण अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यहाँ से YZ की वैल्यू अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे और YZ की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका E2 साइन थीटा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखें तो हमारे जो दोनों ऊर्ध्वाधर घटक आए हुए हैं वो पहला आया है E1 साइन थीटा, यानी ये घटक आया है E1 साइन थीटा। क्योंकि ये समांतर रेखा है तो ये कितना हो जाएगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, ये इसके समांतर रेखा तो ये कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ये दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक आया है। अब यहाँ पर जरा हम ध्यान से देखें तो जो दो घटक आए हैं, पहला E1 साइन थीटा और दूसरा E2 साइन थीटा, इनके परिमाण देखें तो आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि E1 और E2 का मान क्या आया है, बराबर आया है, और गुणे में क्या है, साइन थीटा। तो देखें तो दोनों के जो मान आएंगे अगर रखेंगे E1 साइन थीटा में E1 की वैल्यू और E2 साइन थीटा में E2 की वैल्यू, तो दोनों के परिमाण आपस में आएंगे समान। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इनकी दिशाएं एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, और इनकी दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो हम ऊर्ध्वाधर घटक को नहीं लेंगे यहाँ पर परिणामी तीव्रता में। फिर क्या करेंगे, अब हम समांतर घटक फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, समांतर घटक। समांतर घटक हमारा कौन सा है, PY है। तो PY को फाइंड करेंगे E1 के सापेक्ष और E2 के सापेक्ष। तो चलिए यहाँ पर हम PY घटक प्राप्त करने के लिए लगाएंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर आधार की बात करें तो कितना है, PY। तो PY बटे अगर मैं कर्ण की बात करूं E1 के सापेक्ष निकाले तो कर्ण E1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका जो PY की वैल्यू आ जाएगी वो E1 cos थीटा आ जाएगी। यानी पहला समांतर घटक कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार PYZ त्रिभुज में जब दूसरा समांतर घटक निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा PY इक्वल टू E2 cos थीटा। आई बात समझ में। तो यहाँ से दो समांतर घटक आपके प्राप्त हुए, एक E1 cos थीटा और दूसरा E2 cos थीटा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा समांतर पहला घटक आया E1 cos थीटा और दूसरा समांतर घटक आया E2 cos थीटा। तो चूंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर समांतर घटक हमारा एक ही PY और इनकी दिशाएं क्या हैं, एक ही डायरेक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमने समांतर घटक फाइंड किया है वो एक ही तो यहाँ पर घटक है और दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। इसलिए जब इनकी दिशाएं एक ही तरफ हैं तो इसलिए इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम बिंदु P पर जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक न लेकर कौन सा घटक लेंगे, क्षैतिज घटक लेंगे। ठीक है, क्षैतिज का मतलब समांतर घटक लेंगे। तो समांतर घटक हमारा पहला आया E1 cos थीटा और दूसरा आया है E2 cos थीटा। तो यहाँ पर जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी, यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या निकालोगे, परिणामी तीव्रता वो किसके किसके योग के बराबर हो जाएगी भाई, वो समांतर घटकों के योग के बराबर हो जाएगी। तो पहला समांतर घटक कौन सा आया है, E1 cos थीटा, और दूसरा समांतर घटक कितना आया है, E2 cos थीटा। ये बात समझ में। थोड़ा यहाँ से हम लाइन अप कर रहे हैं, इसको मिलाना नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो हमारी परिणामी तीव्रता हो गई E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो E इक्वल टू ये cos थीटा दोनों में क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बच जाएगा, E1 और प्लस का E2। अब E1 और E2 का मान आप यहाँ से रख दीजिए, E1 का मान पता है, E2 का मान पता है, और यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ प्लेसमेंट हुआ है तो थोड़ा हम ऊपर क्या करेंगे, रफ करेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू निकालेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q/r² प्लस L², यही तो आई थी। उसके बाद अगर मैं E2 की बात करूं तो इतनी ही वैल्यू थी E2 की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r² प्लस L²। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे और बाहर कितना हमारा cos थीटा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा लाइन अप कर रहे हैं हम।
तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से E इक्वल टू अगर देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम है। जैसे मैं x और प्लस x को जोड़ता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ x हो जाता है, सेम टू सेम अगर यहाँ पर देखें तो दोनों चीज़ सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जगह 2 टाइम्स ऑफ क्यों अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इनटू में हमारा क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कड़। तो मैं अगर आधार ये थीटा है तो आधार हमारा क्या होगा एल, तो आधार हो गया एल, और बटे कड़ की बात करूँ तो कितना है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी। इस वैल्यू को कहाँ पर, इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा के, और ये आपका हो जाएगा 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी इनटू में एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझना है। यहाँ पर इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे। हमने जो अभी आगे पढ़ा है, इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2ql। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि हमने पढ़ा है कि P इक्वल टू क्या होता है 2ql होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2ql लिखा है ना, इस 2ql को कितने क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, तो जाएगा p अपान, यहाँ पर देखिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है आपकी 1, यहाँ पर देखिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आधी है, यानी 1/2 है। तो यहाँ पर एक आधा ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस घात और इस घात को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से देखिए तो जो हमें प्राप्त होने वाला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा आपका P अपान, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3/2। ये बात समझ आ गई। अब इतना करने के बाद अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो L जो है वो R की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि L बहुत छोटा है किससे, R से, इसलिए L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जाएगा P अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि L को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 पावर ये हो जाएगी क्या, कैंसिल। तो यहाँ से देखिए जो हमें प्राप्त होने वाला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जाएगा P अपान 2 से 2 पावर कैंसिल हो गई तो R की पावर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया, लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक स्टेप और करना है। वो क्या करना है, जरा यहाँ पर हम देखिए, हम इधर थोड़ा रफ कर रहे हैं जिससे आप लोगों को समझा दें। ठीक है, आप यहाँ पर नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखिए तो यहां से हमें प्राप्त क्या हुआ है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर क्यूब। अब आपको करना है यहाँ पर क्या है, जो K है उसको क्या करना है, उसको निर्वात अथवा वायु के लिए 1 पुट कर देना है। तो लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है वो कितना होता है 1। तो K बराबर जब 1 यहाँ पर रख देंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P अपान आर क्यूब। ठीक है, K के स्थान पर 1 रख देंगे तो यहाँ से अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ हमें निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। इसका मात्रक आप सभी लोग जानते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलामित होता है, E बराबर F अपान क्यू होता है, और ये एक आपकी सदिश राशि होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमने बिंदु आवेश के कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उसका व्यंजक जरा हम यहाँ पर एक बार देख लें तो आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आया था Q अपान आर स्क्वायर। तो इन दोनों से अगर मैं एक रिलेशन फाइंड करूं तो यहाँ से देखूं तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, R के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर बिंदु आवेश के कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यहाँ पर
क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, दूरी के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इन दोनों में हमने ये भी बता दिया क्या अंतर होता है। आई बात समझ में, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आई बात समझ में, क्योंकि ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर के किस प्रकार समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है और बिंदु आवेश के कारण। तो इस चीज को आप यहाँ पर याद रखना। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग जरूर बताना हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे के क्वेश्चन और जो है न्यूमेरिकल्स को बताना है हमें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।